हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपने एनटीए यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 16 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 17 रिसर्च एथिक्स। उससे पहले जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिसर्च एथिक्स। बात करते हैं एथिक्स की। एथिक्स क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल वर्ड में बात कहूँ तो एथिक्स का मतलब होता है मोरल वैल्यूज़। ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यूज़ जो आप अडॉप्ट करते हो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च की बात करूँ तो रिसर्च को कंडक्ट करते वक्त जो भी आप एथिक्स मोरल प्रिंसिपल्स को अपनाते हो रिसर्च कंडक्ट करते हुए, तो वही क्या होता है, हमारा रिसर्च एथिक्स होता है। कुछ रिसर्च करते वक्त भी बहुत सारे रूल्स वगैरह बने हुए होते हैं जिनको रिसर्चर को फॉलो करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिसर्च को पूरा करना होता है। आइए रीड करते हैं। रिसर्च एथिक्स आर द मोरल प्रिंसिपल्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड कंसेप्ट्स ऑफ गुड और बैड मैनर इन द एरिया ऑफ रिसर्च। रिसर्च एथिक्स होते हैं हमारे मोरल प्रिंसिपल्स जो ऑर्गेनाइज कंसेप्ट्स के फॉर्म में बताए जाते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें हमारा गुड और बैड मैनर कौन सा होना चाहिए। द रिसर्च एथिक्स आर डिफेंसिव इन नेचर एंड दीज एथिक्स सजेस्ट व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू इन द रिसर्च। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं? डिफेंसिव होते हैं नेचर में, और ये हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें जो भी रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या चीज़ को करना चाहिए और क्या चीज़ को नहीं करना चाहिए। द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जर्विंग एथिक्स इन रिसर्च स्टडीज आर एज फॉलोज, कि जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं उसमें क्या क्या एथिक्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसके हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं एथिक्स को फॉलो करने में, वो देखते हैं। इट हेल्प्स इन प्रमोटिंग द एम्स ऑफ रिसर्च सच एज ब्रिंगिंग आउट द ट्रूथ एंड अवॉइडेंस ऑफ एरर्स। इससे क्या होगा कि जो भी हमारा रिसर्च का एम है उसको हम ईजिली मतलब प्रमोट कर पाएंगे। एथिक्स हमें हेल्प करेगा, मतलब कि जो भी सच है वो बाहर निकालने के लिए और जितने भी एरर्स हैं उनको अवॉइड करने के लिए। अगर हम मोरल वैल्यूज प्रिंसिपल्स के हिसाब से चलेंगे तो जो भी हमारा रिसर्च का एम है हम उसको ईजिली अपना पूरा कर पाएंगे। इट प्रमोट्स द वैल्यूज दैट आर असेंशियल टू कोलैबोरेटिव वर्क सच एज ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड फेयरनेस। एथिक्स जो है वो हमारी वैल्यूज को क्या करता है, प्रमोट करता है, जो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी वर्क को पूरा करने के लिए। मतलब कोलैबोरेटिव बहुत सारे वर्क्स होते हैं हमारे रिसर्चेज में, उसको पूरा करने के लिए उसमें हमारे आ जाते हैं ट्रस्ट, अकाउंटेबिलिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और फेयरनेस। ये सारी की सारी वैल्यूज हमें रिसर्च एथिक्स बताता है। इट होल्ड्स द रिसर्चर अकाउंटेबल टू द पब्लिक एंड सोसाइटी। ये रिसर्चर को क्या बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है पब्लिक और सोसाइटी की तरफ, कि बिल्कुल वो अच्छे तरीके से अपने रिसर्च को मतलब पब्लिक और सोसाइटी एक मान के अपनी रिसर्च को कलेक्ट करे और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन को गैदर करे। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर रिसर्च विच इन रिटर्न कैन हेल्प इन गेटिंग पार्टिसिपेंट्स हु कैन टेक पार्ट इन रिसर्च विलिंगली। एथिक्स से क्या होगा, अगर आप में मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे, वैल्यूज होंगी, तो आप पब्लिक का सपोर्ट इजीली इससे बिल्ड कर सकते हो, जिससे क्या होगा, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स सामने आएंगे और वो आपकी रिसर्च में बहुत विलिंगली और इजीली पार्ट ले सकेंगे। मतलब वो आगे से अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए अपनी रिसर्च से रिलेटेड वो मतलब अपने मन से देंगे, ऐसा नहीं लगेगा कि वो ज़बरदस्ती दे रहे हैं। तो रिसर्च एथिक्स हमें ये बेनिफिट देती है। तो जो भी है मॉरल प्रिंसिपल और वैल्यूज वो हर रिसर्च में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम डिज़ायरेबल एलिमेंट्स टू इंश्योर एथिक्स इन रिसर्च। कुछ एलिमेंट्स हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपकी रिसर्च में क्या है, एथिक्स कोई ना कोई मॉरल वैल्यूज हैं। ऑनेस्टी इन रिपोर्टिंग डेटा, रिजल्ट्स, मैथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड पब्लिकेशन स्टेटस। जो भी आपने डेटा रिपोर्ट किया है वो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ में किया है, उसके रिजल्ट्स बिल्कुल सही हैं, मैथड्स, प्रोसीजर जितना भी है वो सारा का सारा क्या है, ट्रस्टवर्दी है। ऑब्जेक्टिविटी टू अवॉइड बायस इन एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड पीयर रिव्यू। जो भी आपने डिज़ाइन किया है अपने डेटा को या फिर कुछ भी उसको एनालिसिस किया है, उसका इंटरप्रिटेशन किया है, तो उसमें बिल्कुल भी बायसनेस नहीं की है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव ढंग से आपने अपने डेटा को कलेक्ट किया है। इंटीग्रिटी, एक्टिंग विद सिंसियरिटी, स्ट्राइविंग फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ थॉट एंड एक्शन, बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ में अपने एक्शन को किया है, बिल्कुल जो भी आपने रिसर्च करी है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट तरीके से आपकी पूरी हुई है।
केयरफुलनेस टू अवॉइड केयरलेस एरर्स एंड नेग्लिजेंस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स। बिल्कुल केयरफुल तरीके से आपने अपनी रिसर्च को कंडक्ट किया है, कोई भी ऐसे एरर्स नहीं किए जो आपकी लापरवाही की वजह से रिसर्च में हुए हैं, कोई भी नेग्लिजेंस नहीं रखी है, और जितना भी आपने कलेक्ट किया है उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपने मेंटेन किए हैं। ओपननेस इन शेयरिंग डेटा, रिजल्ट्स, आइडियाज, टूल्स, रिसोर्सेज एंड ओपननेस टू क्रिटिसिज्म एंड न्यू आइडियाज। जो भी है आपने बिल्कुल ओपन रखा है, जो भी अपने डेटा को, ठीक है, रिजल्ट्स को, आइडियाज को, जिससे दूसरे रिसर्चर्स और दूसरे लोग भी अच्छे से पढ़ सके और न्यू आइडियाज को जनरेट कर सकें। कॉन्फिडेंशियलिटी इन कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशंस, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड प्राइवेट इशूज। जितने भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपके डेटा हैं, कोई भी पर्सनल रिकॉर्ड्स या प्राइवेट इशूज हैं, उसको आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखा है और किसी से भी उसके बारे में डिस्कस नहीं किया है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपको बताते हैं कि जो भी आपने रिसर्च कंडक्ट की है वो बिल्कुल एथिकल वे में कंडक्ट करी है। स्टेक होल्डर्स इन रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि स्टेक होल्डर्स इन रिसर्च की जो भी रिसर्च है उसमें कौन कौन से पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनको किस तरह से एथिक्स को लेना है। देयर आर 3 स्टेक होल्डर्स इन द रिसर्च प्रोसेस, नेमली पार्टिसिपेंट्स और सब्जेक्ट्स, रिसर्चर एंड द फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हुए? एक तो पार्टिसिपेंट जिनसे हम कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, रिसर्चर जो रिसर्च कर रहा है, और फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन कोई भी जो हमें रिसर्च के लिए फंड प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एथिकल इश्यूज रिलेटेड टू पार्टिसिपेंट्स, कि पार्टिसिपेंट्स जो भी हम इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने रिसर्च के अंदर, उनसे रिलेटेड एथिकल इश्यूज कौन कौन से आ सकते हैं। सबसे पैराग्राफ इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। देयर आर मैनी एथिकल इश्यूज इन रिलेशन टू पार्टिसिपेंट्स ऑफ अ रिसर्च एक्टिविटी। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड एथिकल प्रिंसिपल्स इज दैट वी शुड नॉट कॉज हार्म टू अवर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। सबसे इंपॉर्टेंट जो एथिकल इश्यूज आता है वो हमारे पार्टिसिपेंट से रिलेटेड आता है, और यही प्रिंसिपल, हमें एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करना है कि कोई भी पार्टिसिपेंट, रिसर्च पार्टिसिपेंट जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, हम उनको हार्म ना पहुंचाए। सबसे पहला पॉइंट है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। बिफोर अ रिसर्चर एक्चुअली कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, हिज रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में पुट प्रेशर और क्रिएट एंजाइटी ऑन अ रिस्पोंडेंट एंड इट मे नॉट बी एथिकल। कोई भी रिसर्चर अगर पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है किसी भी पार्टिसिपेंट से, तो उसको ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए, मतलब कोई भी प्रेशर नहीं डालना चाहिए पार्टिसिपेंट से, तो ये हमारे एथिकल में नहीं आएगा। अगर वो प्रेशर डालता है कि ये इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए ही चाहिए, आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो वो एथिक्स के अंदर नहीं आएगा। ए रिसर्चर इज रिक्वायर्ड टू इम्प्रूव द कंडीशंस बाय कंसिडरिंग वेरियस पॉइंट्स इन इंश्योरिंग डिस्कशन। रिसर्चर को जरूरत है कि वो अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करे, जो भी वेरियस पॉइंट्स है उसको पहले कंसिडर करे, उसके बाद ही किसी पर्टिकुलर डिस्कशन पे पहुंचे। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए पहले हमें सामने वाले को अच्छे से समझाना पड़ता है। अगर सामने वाले को नहीं समझ आ रहा है तो हम उसको दूसरी बार समझाएंगे। अगर हम उस पर कोई भी किसी प्रकार का टेंशन या प्रेशर डालेंगे तो वो हमारे एथिक्स के खिलाफ हो जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हमारा सीकिंग कंसेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इन्फॉर्म्ड कंसेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन अ स्टडी। हमें कोई भी, मान लो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल से कोई इंफॉर्मेशन लेनी हो तो सबसे पहले हमें उसकी कंसेंट लेनी होती है। जो भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स है, हम पहले उससे ये कहेंगे कि वो हमारी स्टडी में पार्टिसिपेट करे और जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें दे। तो सबसे पहले उसकी कंसेंट ज़रूरी होगी। इंडिविजुअल्स हु provide informed consent have been made aware of the design and procedures with enough detail to exercise a rational decision to participate. इंडिविजुअल जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहा है, जो भी अपनी कंसेंट दे रहा है, उसको सबसे पहले उस रिसर्च के डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए, प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए, मतलब इतनी डिटेल तो होनी ही चाहिए कि वो बिल्कुल रेशनल डिसीजन दे सके अपने पार्टिसिपेशन के बाद। मतलब बिल्कुल जो उसको पता है उसकी पूरी अच्छी तरीके से जानकारी वो सामने रिसर्चर को प्रोवाइड कर सके। तो कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंसेंट नहीं होगी तो वो इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स। मोस्ट पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ स्टडी बिकॉज ऑफ इंसेंटिव्स बट दे आर मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी। ठीक है, कोई भी जो काफ़ी पीपल होते हैं, ठीक है, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं क्योंकि इंसेंटिव्स की वजह से, मतलब कि या तो हमने उनको ज़बरदस्ती इंसेंटिव्स देना चाहा या कुछ डिमांड करते हैं। ये हमें अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेंट्स को क्या करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि वो हमारी स्टडी में कुछ हमारी
हेल्प करें और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में मदद करें। गिविंग अ गिफ्ट बिफोर डेटा कलेक्शन इज नॉट एथिकल ऑन द पार्ट्स ऑफ द रिसर्चर। डेटा कलेक्शन से पहले अगर हम पार्टिसिपेंट्स को कोई गिफ्ट देते हैं तो ये रिसर्चर के पार्ट पे एथिकल नहीं माना जाएगा, एक तरह से रिश्वत देने वाली बात होगी जो कि किसी भी तरह से एथिकल नहीं होता। Next, maintaining confidentiality. The researcher has to identify the respondent as information needs to be sought more than once. Sharing information about a respondent with others for purposes other than research is not ethical, and at least the information provided by the respondent should be kept anonymous. ठीक है, जो भी रिसर्चर ने रिस्पोंडेंट को आइडेंटिफाई किया है, जिस भी रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन ली है एक बार से ज़्यादा या एक बार, ठीक है, वो अगर सामने वाले पर्सन दूसरे पर्सन से उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहा है तो बिल्कुल भी एथिकल नहीं माना जाएगा। जो भी रिस्पोंडेंट ने इंफॉर्मेशन दी है उसको ज़रूरी है कि वो रिसर्चर अपने पास ही रखे और दूसरों को वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करे। इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट से हम लेंगे वो क्या रहेगी, पूरी की पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ठीक है, तो ये थे हमारे एथिकल इश्यूज जो हम पार्टिसिपेंट्स के तौर पर रिलेट कर सकते हैं। जो भी पार्टिसिपेंट्स से इन्फॉर्मेशन लेते हैं उनके जो इश्यूज आते हैं वो पार्टिसिपेंट्स पे। अब आते हैं एथिकल इश्यूज रिलेटिंग टू द रिसर्चर कि रिसर्चर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से एथिकल इश्यूज उसके सामने आ सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, अवॉइडिंग बायस। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च मीन्स टू अवॉइड बायस इन द रिसर्च प्रोसेस एज इट इज कंसिडर्ड अनएथिकल। ऑब्जेक्टिविटी इन रिसर्च, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हम रिसर्च प्रोसेस कर रहे हैं उसमें बिल्कुल अपने बायस पार्शियलिटी को क्या करना है, अवॉइड करना है। अगर हम कोई बायसनेस के अकॉर्डिंग, पार्शियलिटी के अकॉर्डिंग डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं या कोई भी प्रोसेस स्टेप्स कर रहे हैं तो वो क्या माना जाएगा, अनएथिकल माना जाएगा। बायस मीन्स डेलिबरेट अटेम्प्ट टू आइदर हाइड फैक्ट्स और टू अंडर रिप्रेजेंट और ओवर रिप्रेजेंट देम। बायस का मतलब क्या होता है, जानबूझकर ऐसा अटेम्प्ट करना कि कुछ फैक्ट्स को छुपा लेना या कुछ को कम दिखाना या कुछ को ज्यादा रिप्रेजेंट करना, तो ये हमारे बायस के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट रिसर्च मैथडोलॉजी। द डेलिबरेट यूज ऑफ अ हाईली बायस सैंपल मैथड और प्रोसीजर इज अनएथिकल। अगर हमने जानबूझ के कोई भी जो भी रिसर्च मैथड्स को इनएप्रोप्रिएटली या बायस के फॉर्म में यूज किया है तो वो अनएथिकल माना जाएगा। अगर हमने जो भी सैंपल चूज किया है वो भी बायस तरीके से, मतलब जो भी हमें लगा कि ये इजीली है उसको चूज कर लिया तो वो बायस माना जाएगा। कोई भी मेथड और प्रोसीजर जो हेल्पफुल नहीं है रिसर्च में वो सारे के सारे अनएथिकल माने जाएंगे। नेक्स्ट, इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। दिस कैन बी डन टू एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द रिसर्चर। मान लो कोई भी रिसर्चर लास्ट में जो भी अपनी रिपोर्ट है वो इनकरेक्ट वे में शो कर रहा है या कुछ इनकरेक्ट डेटा कर रहा है तो वो उसी लिए कर रहा है क्योंकि अपने वो इंटरेस्ट को देख रहा है, रिसर्चर अपने इंटरेस्ट को देख रहा है कि इससे मेरी रिपोर्टिंग अच्छी बन जाएगी, लेकिन वो अनएथिकल फॉर्म में होगा। Falsification, it manipulates the research material, equipment and processes or changes or omits data or results such that the research is not accurately represented in the research records. अगर हम कोई भी ऐसा रिसर्च मटेरियल, इक्विपमेंट और प्रोसेस को जानबूझ के डेटा, मतलब कोई भी डेटा भूल गए हैं या जानबूझ के उसको एक्यूरेटली प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो ये भी हमारा फॉल्सिफिकेशन और अनएथिकल रिसर्च माना जाएगा। हमें बिल्कुल उसी तरह से जो भी रिसर्च को बिल्कुल एक्यूरेटली तरीके से जिस फॉर्म में हमने कलेक्ट किए हैं, जिस फॉर्म में उसको एनालिसिस किया, उसी फॉर्म में उसको प्रेजेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हमारा फैब्रिकेटिंग बिहेवियर। क्रिएशन ऑफ स्पूरियस डेटा बाय रिसर्चर, देयर रिकॉर्डिंग एंड ड्राइंग इन्फ्लुएंसेस। फैब्रिकेटिंग बिहेवियर मतलब खुद से कोई भी डेटा को फेरबदल करना, अलग से डेटा नया खुद क्रिएट कर देना। अगर ऐसा कोई डेटा होता है तो मतलब ये होता है कि उसके साथ कोई भी डेटा के साथ छेड़खानी करना उसको कहते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, वो डेटा को भी वैसे ही कलेक्ट करेगा और उनसे इन्फ्लुएंसेस, कोई भी एनालिसिस भी वैसा ही कलेक्ट होकर आएगा। तो इस वजह से हमारा वो डेटा कैसा माना जाएगा, अनएथिकल और गलत डेटा माना जाएगा। तो ये बातें थी जो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन इश्यूज को मैं सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल एथिकल तरीके से रिसर्चर क्या करता है, अपने रिसर्च को कंडक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई भी दूसरे पर्सन के आइडियाज़ और थॉट्स या फिर उसकी रिसर्च को अगर कोई पर्सन चुरा लेता है, मतलब खुद की बात करता है कि ये मेरी रिसर्च करी हुई है बट एक्चुअली में वो रिसर्च होती किसकी है, किसी और की होती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म कहते हैं।
इट इज़ एन एक्ट ऑफ अप्रोप्रिएटिंग समवन एल्स थॉट्स, आइडियाज, पिक्चर्स, थ्योरीज, वर्ड्स और थ्योरीज एज योर ओन। किसी भी दूसरे के आइडियाज़ को, थॉट्स को, पिक्चर्स को, थ्योरीज को, वर्ड्स को अपना लेना और खुद की कहना, लेकिन वो होती किसकी है, वो दूसरों की होती है। इफ अ रिसर्चर प्लेजराइजेज द वर्क ऑफ अदर्स, द इंटेग्रिटी, एथिक्स एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द सम टोटल ऑफ हिज और हर्स रिसर्च बिकम्स क्वेश्चनेबल। अगर कोई भी रिसर्चर दूसरे के वर्क को अपना कहता है, ठीक है, तो जितनी भी ट्रस्टवर्दीनेस है या जितना भी रिसर्च है वो क्या बन जाता है, क्वेश्चन की फॉर्म में बन जाता है और उसकी रिसर्च वापस कैंसिल भी हो सकती है। Plagiarism is both an illegal and punishable act and is considered to be on the same level as stealing from the author who originally created it. Plagiarism क्या है, illegal है और punishable act है, इसके लिए आपको punishment भी मिल सकती है। ये सेम लेवल हो गया है कि कोई भी ऑथर ने बुक लिखी है, मान लो ओरिजिनली उसको क्रिएट की है और किसी ने उसकी बुक को चुरा लिया और खुद अपने नाम से पब्लिश कर लिया, तो उसी हिसाब से रिसर्च में ये देखने को मिलता है। इट कैन टेक द फॉलोइंग फॉर्म्स। प्लेजरिज्म जो है इस फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहले होता है हमारा इंट्राकॉर्पल। इसमें क्या होता है, ए केस ऑफ प्लेजरिज्म वेयर वन स्टूडेंट हैज कॉपीड फ्रॉम अनदर इन द सेम सबमिशन इज नोन एज इंट्राकॉर्पल प्लेजरिज्म। ठीक है, अगर हम बात करें कि एक ही जगह पे दोनों बैठे हैं, रिसर्चर्स की बात करें, यहाँ पे स्टूडेंट का एग्जांपल लिया है, एक स्टूडेंट ने दूसरे की कॉपी से जो भी सारा मैटर था उसको कर दिया, कॉपी कर दिया और वही क्या कर दिया, सबमिट कर दिया, तो इसको कहेंगे इंट्राकॉर्पल, मतलब उसी जगह उसी वक्त क्या कर दिया, उसको कॉपी कर लिया। Next, extracorpal. It is an instance of plagiarism where a student has copied the material from an external source. ठीक है, extracorpal में जो भी स्टूडेंट है उसने कोई भी मटेरियल कॉपी किया, कहाँ से, एक्सटर्नल सोर्स से, लाइक कोई अदर बुक से, कोई भी जर्नल आर्टिकल से, किसी भी मैगजीन से डेटा को उठा के उन्होंने कहा कि ये मेरा डेटा है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स्ट्राकॉर्पल कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा ऑटो प्लेजरिज्म। इट इज साइटिंग वंस ओन वर्क विदाउट एक्नोलेजमेंट, मतलब दूसरे का काम खुद का बना लेना और सामने वाले को इसके बारे में पता ही नहीं है। मान लो मैंने कोई भी रिसर्च कंडक्ट करी है, मैं कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, मेरे से बिना पूछे सामने वाले पर्सन ने उसको नोट कर लिया और उसको खुद का नाम दे दिया, तो वो क्या होता है, ऑटो प्लेजरिज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेजर्स टू मेक रिसर्च मोर एथिकल। कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेजर्स होते हैं जिससे हम अपनी रिसर्च को ज़्यादा एथिकल बना सकते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट, कि जिनसे भी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनसे पहले हम कंसेंट लें, उसके बाद ही उनसे इंफॉर्मेशन लें। प्रोटेक्टिव रिसर्च डिज़ाइन को बिल्कुल प्रोटेक्टिव तरीके से रखें अपने पास, क्योंकि उसमें सारी ऑलमोस्ट आपकी समरी होती है, आपका मैप होता है कि किस हिसाब से आप रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हो। स्क्रीनिंग, ठीक है, पायलट स्टडी जो भी सैंपल को सिलेक्ट किया, पहले आपने कुछ जगहों पर उसको सर्वे को कंडक्ट करके देखा, उसके बाद में लार्ज पॉपुलेशन में हमने उनको टेस्ट करके देखा कि ये हमारे जो भी एनालिसिस है वो सही है या नहीं। आउटसाइड प्रपोजल रिव्यूज़, प्रोफेशनल कोड्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन, मतलब प्रोफेशनल तरीके से किस हिसाब से आपको रिसर्च करनी है, उन सारी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। गवर्नमेंट की जितनी भी रेगुलेशंस है उसको पूरा करते हुए आपको रिसर्च कंडक्ट करनी है। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हमारी रिसर्च को ज़्यादा एथिकल बनाते हैं। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, रिसर्च एथिक्स, कि किस तरह से हम मोरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ को यूज़ करके हमारी रिसर्च को ज़्यादा एथिक्स बना सकते हैं और किन किन चीज़ों को हमें अपनी रिसर्च में अवॉइड करना है जिससे हम कोई भी इलीगल काम ना करें और हम अनएथिकल तरीके से अपनी रिसर्च को कंप्लीट ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Thank you.